आज हम लोग कैपिटल गेन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स में जो वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम होती हैं उसमें से एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कैपिटल गेन कहलाती है। कैपिटल गेन जो है इट इज एनी प्रॉफिट और एनी गेन विच इज अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एन एसेट। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल ट्रांसफर करते हैं और सेल करते हैं तो उस सेल से जो भी इनकम अराइज होती है उसको हम कैपिटल गेन जो है वो डिनोट करते हैं। सो एनी प्रॉफिट और गेन ऑन ट्रांसफर और सेल ऑफ एन एसेट। बेसिकली क्या है कि जब हम इसमें एसेट्स की बात कर रहे हैं तो किस तरह की एसेट्स इसमें आ रही हैं। इसमें लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीजें इसमें आ रही हैं। कौन कौन सी चीजें इसमें कवर नहीं होती ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। एनी पर्सनल एसेट, हम अपनी पर्सनल एसेट को सेल परचेस कर रहे हैं वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। स्पेशल गोल्ड बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए हैं फॉर एनी स्पेशल पर्पस, जैसे 1991 में क्राइसिस हुआ था तो उस समय स्पेशल बॉन्ड्स इशू किए थे और गवर्नमेंट यदि कुछ ऐसे बॉन्ड्स इशू करती है जिसमें वो बोलती है कि ये कैपिटल गेन की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे तो दैट स्पेशल बॉन्ड्स आर नॉट टू बी कवर्ड इनटू एनी कैपिटल गेन एसेट्स। उसके बाद सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, ये भी कैपिटल गेन टैक्स के अंदर नहीं आता। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इस कैपिटल गेन टैक्स के अंदर हम किस तरह से कंप्यूटेशन करते हैं। कंप्यूटेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेकंड होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो कैटेगरीज हैं उसमें यदि मैं डिस्कस करूं आपसे तो एनी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं, फिक्स एसेट से मेरा मतलब है बिल्डिंग, एनी प्लॉट और प्लांट एंड मशीनरी, इन सब में यदि टाइम पीरियड सेल और परचेज का जो डिफरेंस है वो विद इन 24 मंथ्स, 2 साल के अंदर अंदर, 24 मंथ्स मतलब 2 साल के अंदर अंदर हमने सेल परचेज करा है तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर आता है। यदि हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें तो उसमें जो टाइम पीरियड है सेल और परचेज का वो विद इन 36 मंथ का है, मतलब 3 साल का। यदि हम शेयर्स की बात करते हैं तो उसमें विद इन 12 मंथ, 1 साल के अंदर अंदर ही हम उसको सेल परचेज कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी के अंदर आता है। और यदि यही सब चीजें इस टाइम पीरियड से बाहर जा रही हैं तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आती हैं। फिक्स एसेट्स 2 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, गोल्ड एंड सिल्वर 3 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, शेयर्स 1 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। अब इसकी कंप्यूटेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कंप्यूटेशन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को समझना चाहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसमें सबसे पहली चीज जो हम अपने कंप्यूटेशन में लिखते हैं वो लिखते हैं सेल्स कंसिडरेशन, जितने में आपने उस प्रॉपर्टी को सेल करा है। इसमें से हम माइनस करते हैं सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस सच एज any brokerage which you have paid, any commission which you have charged or paid to that person, to the broker, any advertisement expenses if incurred, तो वो सारी चीजें हम इस सेल्स कंसिडरेशन में माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट सेल्स
कंसिडरेशन। ये जो नेट सेल्स कंसिडरेशन है, इससे हम फिर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारे पास नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया। अब आपने उस प्रॉपर्टी को कितने में परचेज किया था, इसकी वैल्यू आपको इसमें से माइनस करनी है। परचेज को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, वो असेट को आपने कितने में परचेज करा है। इसमें हम तीन चीजों का थोड़ा ध्यान देते हैं। एक तो परचेज प्राइस जो उसकी है, सेकेंड रजिस्ट्रेशन, और जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी इसी में हम इंक्लूड कर लेंगे। थर्ड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। इम्प्रूवमेंट कॉस्ट और रिनोवेशन कॉस्ट जो भी हमने प्रॉपर्टी की करी है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो उसको हम डायरेक्टली इसमें ऐड करके माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस रहेगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, शॉर्ट टर्म है क्या। शॉर्ट टर्म में यदि कोई बिल्डिंग, प्लॉट, मशीनरी 2 साल के अंदर अंदर सेल परचेज हुआ है, गोल्ड सिल्वर 3 साल के अंदर अंदर सेल परचेज हुआ है, शेयर्स 1 साल के अंदर अंदर सेल परचेज हुआ है, तो उस केस में जितने में भी आपने उसको सेल करा है उसकी वैल्यू सबसे पहले आपने लिखी है। उसके बाद उसमें से सेल्स रिलेटेड और अदर एक्सपेंसेस को आपने माइनस करना है। उसके बाद जिसमें कॉस्ट में आपने उसको परचेज किया था, परचेज करते समय उसकी रजिस्ट्री कराया था, उसका कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी दिया था, उसका कॉस्ट, और इस बीच में सेल से पहले यदि आपने कोई भी इंप्रूवमेंट कराया है तो वो इंप्रूवमेंट का कॉस्ट, तीनों को ऐड करके हम सेल्स कंसिडरेशन में से माइनस करेंगे, और हमारे पास कैपिटल गेन और लॉस जो है वो फाइनल फिगर आ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में कंप्यूटेशन जो है वो काफी सिंपल है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंप्यूटेशन। जब हम लॉन्ग टर्म कंप्यूटेशन को समझते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किस तरह से होता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए, आपने कोई एसेट परचेज करी आज से 15 इयर्स पहले, उस समय जितना एक्सपेंडिचर आपने किया था, उस समय उस मनी की वर्थ आज की डेट के हिसाब से कितना वर्थ रखती है, हमें वो कंप्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक प्रॉपर्टी 5 लाख की खरीदी और 15 साल बाद हम उसको 15 लाख में सेल कर रहे हैं, तो हमने उसको 15 में से 5 माइनस करके 10 लाख का गेन बोल दिया। वो 5 लाख रुपए उस समय भी काफी ज्यादा अमाउंट था, आज की डेट में वो 5 लाख रुपीस क्या वर्थ रखते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो हम एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। सबसे पहली चीज इसमें भी हम यही करेंगे, कंप्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सेल्स कंसिडरेशन लिखेंगे, जितने में आपने इस प्रॉपर्टी को सेल किया है, लेस सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस करेंगे, वही एक्सपेंसेस जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, कोई भी ब्रोकरेज और कमीशन और एडवर्टीजमेंट, वो सब माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन। नेट सेल्स कंसिडरेशन में से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमें किस तरह से लेना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम सबसे पहले हम परचेज प्राइस जब लिखते हैं, तो जो भी कॉस्ट ऑफ असेट है उसको हम आज की डेट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें से इनटू करते हैं सेल्स ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू, और डिवाइड करते हैं बेस ईयर और परचेज ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। देखिए, सेल ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू और परचेज ईयर और बेस ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सेकेंड चीज जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर ही जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो इसी में आप ऐड कर लेंगे जो भी उसका रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं, वो आप यहीं पे ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। सेकेंड चीज, जैसे आपने कॉस्ट ऑफ असेट का फॉर्मूला लिखा है वैसे ही आप कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट
उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट कॉस्ट है उसको भी आप आज की डेट में कन्वर्ट करेंगे कि वो इम्प्रूवमेंट जो आपने आज से 5 साल पहले कराया था उस समय जितना एक्सपेंडिचर आया था वो आज की डेट में क्या वर्थ रखता है। तो सेल्स ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स माइनस बेस ईयर और परचेज ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये दोनों चीजें की वैल्यू आप कन्वर्ट करेंगे, उसकी करंट वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको माइनस करेंगे नेट सेल्स कंसिडरेशन में। फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस आएगा। अब बात ये आती है कि ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट तो ठीक है, इसमें जो हमने इनटू करा है सेल्स ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर और परचेज ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये क्या चीज होती है तो अब हम इसको समझेंगे। देखिए क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स एक टेबल है। ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है, जैसा कि इन्फ्लेशन इसका नाम है, इन्फ्लेशन इंडेक्स में आपको जिस रेट से महंगाई बढ़ रही है उसको प्रोपोर्शनेट करने का ये आपको वैल्यूज देता है। ये टेबल की वैल्यू जो है वो 2001-2002 से स्टार्ट होती है और आज तक ये चली आ रही है, 2002 फिर 2003 और ये करंट ईयर में हम देखें तो 2020-21 तक हमारे पास वैल्यू है। टेबल की जो फर्स्ट वैल्यू है 2001-2002 की, उसको हमने 100 एज्यूम करा है। ये 100 जो है ये हमारे लिए बेस वैल्यू है। इस 100 को बेस लेके हमने कंप्यूटेशन स्टार्ट करा है कि 2001-2 में जो 100 रुपीज था वो 2002-3 में जाके 105 रुपए बन गया, 2003-2004 में जाके वही चीज 109 रुपए आ गई। जिस चीज के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब 2002-2003 में उसी चीज को परचेज करने के लिए आपको 105 रुपीज पर खर्च करने पड़ रहे हैं। और आज की डेट में देखें कि 2020-2021 में इसकी वैल्यू है 301। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, इसकी टेबल होती है, ये स्टैंडर्ड टेबल्स की वैल्यूज आपको गिवन होती हैं और टेबल प्रोवाइड की जाती है। आपको सिर्फ इनमें से ये वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि आपने जो परचेज किया है वो डिनोमिनेटर में परचेज ईयर क्या है। वो परचेज ईयर यदि 2002-2003 है तो 105 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यदि वो परचेज 2003-2004 है तो 109 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में आप सेल ईयर की कॉस्ट ऑफ वैल्यू लिखते हैं। सेल ईयर की कॉस्ट ऑफ वैल्यू हमारा लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा वही होगा। अभी हम करंट फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है 21-22 जिसमें हम असेस कर रहे हैं, तो जो प्रीवियस ईयर है जिसकी हम असेसमेंट करते हैं, पिछला साल जो गया है उस चीज की कंप्यूटेशन हम अब करते हैं, तो उस साल की जो भी वैल्यू है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की 301, वो आपको उस फॉर्मूले में लिखनी है न्यूमरेटर में सेल्स ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की जगह। ये हमें ये बताता है कि 2001-2002 में जो 100 रुपीज की चीज थी उसी चीज को खरीदने के लिए आज आपको 301 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो जो आपने उस समय मनी दिया था उसका करंट वैल्यू आज क्या है, ये वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे लिखूं कि कॉस्ट ऑफ एन एसेट इनटू सेल्स ईयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर और परचेज ईयर। अब ये बेस ईयर जो है ये बेसिकली 2001-2002 जहां पे ये 100 है ये वो है। सपोज इससे पहले हमने परचेज करा 1990 में करा, 1980 में करा, 1970 में करा, तो वो सारे ईयर्स में जो बेस ईयर है ना वो 100 ही रहने वाला है। इसलिए हमने फॉर्मूले में लिखा है बेस ईयर और परचेज ईयर। परचेज ईयर 2002-2003 में कुछ अलग हो सकता है, 2003-4 में अलग हो सकता है, उसके बाद 5 में अलग हो सकता है, तो वो टेबल के हिसाब से वैल्यू आएगी। लेकिन 2001-2002 से पहले वाला कोई भी परचेज ईयर है तो उसमें वैल्यू 100 ही आएगी। वो 1998 में हो कि 95 में हो या 85 में हो या 75 में हो, डिनोमिनेटर में परचेज ईयर की जगह बेस ईयर की वैल्यू आएगी और वो 100 ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि 2001-2002 से पहले कोई भी परचेज ईयर है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो 100 ही आएगा। उसके बाद में कोई है तो वो टेबल से हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। तो सेल ईयर जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, जो भी कॉस्ट ऑफ असेट होगा जब आप इसको इनटू करेंगे
सेल ईयर आपका जो भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू 301 है, उसको डिवाइड करेंगे जो भी आपका बेस या परचेज ईयर है। यदि हमने 2003 2004 में करा है तो बेस ईयर 109 आ जाएगा, उससे हम कॉस्ट ऑफ असेट को इंटू कर देंगे तो हमें करंट वैल्यू जो है वो पता लग जाएगी कि उसकी करंट वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 5 लाख रुपीस की। 5 लाख रुपीस का मैंने परचेज किया था 2003 2004 में, और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी करंट वैल्यू आज की डेट में कितनी है। तो मेरे को ये करंट वैल्यू पता लग जाएगी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद कि मेरी करंट वैल्यू वो कितनी आ रही है। वो अप्रोक्सीमेटली 13,80,734 आ जाएगी। तो जो उस समय 2003 2004 में 5 लाख रुपए का वर्थ था, वो आज की डेट में 13 लाख का वर्थ है। तो जब आज आप सेल करेंगे तो आप 5 लाख माइनस करके गेन नहीं निकालेंगे, आप 13,80,000 रुपीज माइनस करके गेन निकालेंगे। फॉर्मेट को एक बार लिखिएगा, आपको पता लगेगा कि किस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं। शॉर्ट टर्म का जो फॉर्मेट था वो बहुत इजी था, उसमें हमने सेल्स जितने भी करी है माइनस सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, और उसमें से सीधे सीधे परचेज की प्राइसेस माइनस कर दी थी। लॉन्ग टर्म में आपको सेल्स कंसिडरेशन लिखना है, सेल्स रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस करना है, वहां तक तो ठीक है। परचेज प्राइस डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, उसको इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करना है और देखना है कि उसकी करंट वर्थ क्या है, और उसके बाद फिर उसको हमें माइनस करना है। इसी तरह से यदि किसी तरह का लॉन्ग टर्म में आपने इंप्रूवमेंट का एक्सपेंडिचर करा है तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी हमने करी है इनटू सेल्स ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर और परचेज ईयर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स। जैसे आपने असेट की वैल्यू को कन्वर्ट करा वैसे ही आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी कन्वर्ट करेंगे लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आपने फॉर्मेट को रिफर करना, मैंने शॉर्ट टर्म में जहां परचेज प्राइस दिखी वहीं पे इंप्रूवमेंट कॉस्ट को भी ऐड कर दिया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। लॉन्ग टर्म में जैसे परचेज कॉस्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा, तो इंप्रूवमेंट जो आपने करा है, जो रिनोवेशन पे खर्चा करा है, उसको ही वर्थ भी आप करंट उसमें कैलकुलेट करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब इंप्रूवमेंट जो है वो यदि बिफोर 2001 से है, उस एक कॉस्ट को आपको इग्नोर करना है। एनी इंप्रूवमेंट कॉस्ट बिफोर 2001 विल बी इग्नोर। तो कोई भी कॉस्ट जो इंप्रूवमेंट की 2001 से पहले की है उसको आपको कंपटीशन में नहीं लेना है। यदि उसके बाद की है तो जैसे आप परचेस को कन्वर्ट करेंगे वैसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को भी कन्वर्ट करके माइनस करके नेट कंसिडरेशन आप जो भी आपका कैपिटल गेन है वो आप कंप्यूट करेंगे। तो ये एक बार रिवाइज करिएगा, और कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। So thank you very much. Hope you will enjoy this and it will be helpful for you. Thank you.